नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सीरीज में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और वो टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर जो समिति चर्चा कर रही है अलग अलग हितधारकों से, अलग अलग स्टेक होल्डर से। वहां पर आप देखोगे दो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव कह सकते हैं वो दिया है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर। आप देखोगे जो यहां पर जो एक्स सीजीआईज हैं, दो दो एक्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर के काफी सारे सुझाव यहां पर दिए हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो कराने की बात हो रही है उसमें क्या क्या कमियां हैं इसको भी उजागर करने का काम इन दोनों सीजीआई के द्वारा किया गया है। तो इस न्यूज को हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप देखोगे वन नेशन वन इलेक्शन या फिर जिसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन का मुद्दा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो हेडलाइन है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह का है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन विल गिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनब्राइडल पावर्स, लूपहोल्स रिमेन्स, एक्स सीजीआई। तो जिस तरीके से जो पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया है कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से यहां पर पावर दिया जा रहा है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कह सकते हैं उत्तरदायित्व, है ना, उसको उसका कोई प्रावधान किए बिना, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कुछ लूप होल्स हैं जिनको कि यहाँ पर भरने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पर हम लोग जो है आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वाई इन न्यूज सबको पता है कि यहाँ पर जो टू फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं और उनमें से एक डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे का नाम है जेएस केहर, इन्होंने जो है साफ साफ ये कहा है कि यहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के जो बिल सरकार ने क्या किया, पेश किया है ना। और वहां पर आप देखोगे इलेक्शन कमीशन को जो पावर दिया जा रहा है, ठीक है ना, और बिना किसी निगरानी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पावर दिया जा रहा है और वो बिना किसी निगरानी के दिया जा रहा है। निगरानी का मतलब यहां पर क्या है कि आखिर जो है इलेक्शन कमीशन किस तरीके से उन पावर का यूज करेगा। हो सकता है कि आगे चल करके इसका मिसयूज भी हो जाए। तो यहां पर निगरानी बहुत जरूरी है और निगरानी का कोई भी प्रावधान जो लाया गया है यहां पर बिल उसमें नहीं है। इसको यहां पर उजागर किया है किसने, दो पूर्व सीजीआई ने। तो उनके नाम को भी आपको ध्यान में रखना है, डीवाई चंद्रचूड़ और जेएसके हर। उन्होंने 11 जुलाई को यानी कि शुक्रवार को ही जो समिति जो इस विधेयक की क्या कर रही है, समीक्षा कर रही है, उसके सामने वो प्रस्तुत हुए और उन्होंने जो है ये सारी बातें उनके सामने कही हैं। हालांकि इन्होंने साफ साफ कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और निकल करके आ रही है कि जो दो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हमारे देश में होता है और इलेक्शन कमीशन को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिए भी जाते हैं तो ये कहीं से भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस मीटिंग में जो है यहाँ पर एक्स सीजीआई ने कही है। तो एक तरफ तो उन्होंने इस बात को लेकर के आशंका जताई है कि अगर हम साइमल्टेनियस सिलेक्शन कर रहे हैं और इसके जरिए जो हम अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके जरिए जो इस विधेयक में जो लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसमें जो पावर दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को उसमें कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान डालने चाहिए जिससे कि वो इनका मिसयूज ना कर सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर हम यहाँ पर जो अमेंडमेंट है वो करते हैं तो यहाँ पर ऐसा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो भी यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाएगा वो कहीं से भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता है कि जो साइमल्टेनियस सिलेक्शन है उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए आप देखोगे सरकार ने जो है 129th है ना अमेंडमेंट बिल जो है संसद में पेश किया है। और आगे चल करके आप देखोगे इस पर चर्चा करने के लिए क्या किया गया, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष कौन है, बीजेपी के एमपी हैं पीपी चौधरी। और ये जो पूरा का पूरा जो पैनल है, जो समिति है, वो अलग अलग जो लोग हैं उनसे बातें कर रही हैं, जो हितधारक हैं उससे बातें कर रही हैं
और यहाँ पर इसी क्रम में जो है आप देखोगे जो फॉर्मर सीजीआई हैं उन्हें बुला करके समिति ने अपना पक्ष रखने को कहा था और उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर कही हैं। तो इन मुद्दों पर हम लोग आगे भी अभी चर्चा करेंगे, आखिर क्या कहा है एक्स सीजीआई ने इसको लेकर के, और इससे पहले के जो दो पूर्व सीजीआई हैं उन्होंने क्या कहा है, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो आप सभी के लिए हैं, वो बातें। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा पटना सेंटर जो है ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी का, वहां पर 15 जुलाई से जो है नया बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 35% तक का यहाँ पर ऑफ दिया जाएगा फ्री में। तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और न्यूज है जो आप ध्यान में रखेंगे, और वो ये है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पर आपको मुहैया कराई जा रही हैं, दी जा रही हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो मैगजीन्स हैं, है ना, उसके पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप हमारे वेबसाइट को ज्वाइन करके जा करके भी आप देखोगे कि वहां पर इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी सीएससी का, यानी कि यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रख करके हमारे द्वारा जो है प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज शुरू किया जा चुका है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में क्या है, अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों में ये टेस्ट क्या है, अवेलेबल है। तो इसको ज्वाइन करें और 2026 में आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपकी अपनी तैयारी को आप और धारदार बना सकते हैं। तो ये कुल 3 ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो दो पूर्व सीजीआई हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि इलेक्शन कमीशन को यहां पर जो पावर देने की बात कही जा रही है उस पर उन्होंने उंगली उठाई है और कहा है कि अगर आप ये पावर दे रहे हैं तो आपको ऐसे क्लॉजेज भी इस विधेयक में जोड़ने होंगे, आपको ऐसे क्लॉजेज डालने होंगे जिससे कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से उसका यूज करें, मिसयूज ना कर सके, ऐसे चीजों को भी यहां पर आपको डालना होगा। तो यहां पर आप देखोगे जो चंचूड़ हैं हमारे एक्स सीजीआई और जो जस्टिस खेयर है, दोनों ने जो है आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन को जो वाइड पावर दिया जा रहा है ना, आ, उसको लेकर के उंगली उठाई है। यहां पर इन्होंने कहा है कि आप पावर तो दीजिए लेकिन एक ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो भी मैं कह रहा था, है ना, ओवरसाइट मैकेनिज्म टू चेक द इसीज पावर, क्योंकि अगर पावर है तो पावर का मिसयूज भी हो सकता है। तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सके कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पावर का मिसयूज ना कर सके। और इसको लेकर के उनका ये कहना है, देखिए इससे पहले जो है जो एक और फॉर्मर सीजीआई जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, रंजन गोगोई, उन्होंने भी जो आप देखोगे इसी तरह का जो है रिमार्क्स दिया था इस बिल को लेकर के। उनका भी ये कहना था कि विदाउट अकाउंटेबिलिटी अगर आप पावर देंगे, इलेक्शन कमीशन को ज्यादा पावर देंगे, तो यहां पर कहीं ना कहीं उसके मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप देखोगे कि आखिर हम लोग जो जिस पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा देखिए अभी तक जो है टोटल अभी हमने क्या देखा कि इस बार जो है 2 सीजीआई, एक रंजन गोगोई, इसके अलावा भी आप देखोगे इसी फरवरी में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम क्या है, यूयू ललित, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं इस बिल के अलग अलग बिंदुओं पर अपना मत रखा था और उनका भी ये कहना था कि अगर आप टू मच पावर दोगे किसको, इलेक्शन कमीशन को, तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी क्या करनी होगी, सेट करनी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 4 जो है एक्स जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को अथाह पावर देने को लेकर के जो इस बिल में प्रावधान है, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, विदाउट एनी मैकेनिज्म टू ओवरसाइट, है ना, आप देखोगे उसका उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है और कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की बात कही जिससे कि इलेक्शन कमीशन इसका मिसयूज ना कर सके। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा पावर है जिसको लेकर के यहाँ पर इतनी जो है बातें कही जा रही हैं। तो आप देखोगे जो 129वां संविधान संशोधन बिल है जो पेश किया गया है, जिसको लेकर के अभी कंसल्टेशन चल रहा है,
उसमें आप देखोगे कि वो रिकमेंड करता है कि आर्टिकल 82 ए को जोड़ा जाए, है ना। आर्टिकल 82 ए को जोड़ा गया और उसमें आर्टिकल 82 का जो 5वां क्लॉज है उसको लेकर के ये सारी की सारी बातें हो रही हैं, याद रखिएगा। तो हमारा जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसमें कहा गया है कि एक नया अनुच्छेद, एक नया आर्टिकल हम संविधान में क्या करें, ऐड करें, जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 82 ए। और ए में कुछ क्लॉजेज हैं, उसका जो 5th क्लॉज है उसको लेकर के सारी की सारी बातें हो रही हैं। अब ये 5th क्लॉज क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए 5th क्लॉज जो है इलेक्शन कमीशन को ये पावर दे रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। 5th क्लॉज जो है इलेक्शन कमीशन को ये पावर दे रहा है कि मान लीजिए अगर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होने की बात हो रही है, एक साथ चुनाव होने की बात हो रही है, तो मान लीजिए 2029 में जो है एक साथ चुनाव होने की बात हो रही है। कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं जहां पर एक साथ उनका लोकसभा के चुनाव के साथ उनका इलेक्शन कराना क्या है, मुश्किल हो। तो ये इलेक्शन कमीशन को ये पावर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को क्या करेगा, एडवाइस देगा। इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को क्या देगा, एडवाइस देगा कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं है उस स्टेट की विधानसभा का इलेक्शन का, तो आगे चल करके किसी भी मंथ में, मतलब जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है उस टाइम उस स्टेट की विधानसभा का चुनाव अगर पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ये एडवाइस दे रहा है किसको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि कब जो है उस स्टेट का इलेक्शन कराया जाए, है ना। आगे चल करके 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। ये एडवाइस कौन दे रहा है, इलेक्शन कमीशन। अब इसी प्रावधान को लेकर के जो है पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। और एक सीजीआई का कहना है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को ये पावर देंगे, अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस देता है किसको, प्रेसिडेंट को, है ना। अब यहां पर अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने का एडवाइस देने लगा कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट की विधानसभा का चुनाव एक साथ लोकसभा के साथ नहीं हो सकता, तो आगे चल करके कब उसके विधानसभा का चुनाव हो, ये पावर जो है इलेक्शन कमीशन को आप विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी के नहीं देना चाहिए। यहां पर जो है इसी को लेकर के पूरा का पूरा जो है विवाद मचा हुआ है। क्या कह रहा है कि सेक्शन जो है वो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि इफ द इलेक्शन कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट the election to any legislative assembly cannot be conducted along with the general election to the House of the People, it may make a recommendation to the President to declare by an order that the election to that legislative assembly may be conducted at a later date. मतलब बाद में कभी भी कराया जा सकता है। तो आप देखोगे यहां पर अब इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि जिस स्टेट के विधानसभा का इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ नहीं हुआ है, तो आगे चल करके कब उस स्टेट की विधानसभा का इलेक्शन होगा। ये पावर जो है काफी जो है खतरनाक हो सकता है, आगे चल करके इसका मिसयूज हो सकता है। और आप देखोगे बस इतना ही कहा गया है, यहां पर ये नहीं कहा गया कि हाँ इलेक्शन कमीशन जो है किससे कंसल्टेशन करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, किस आधार पर वो रिकमेंडेशन देगा, इस तरह की बातें यहां पर नहीं है। और इसी को लेकर के आप देखोगे जस्टिस केहर ने साफ साफ कहा है कि देखिए आप या तो पार्लियामेंट को ये पावर दीजिए या फिर जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसको ये पावर दीजिए कि वो ये डिसाइड करे कि हाँ नेक्स्ट जो अगर इलेक्शन नहीं हो पाया है लोकसभा इलेक्शन के साथ, तो कब कितने महीने के अंदर उस स्टेट का इलेक्शन होगा। तो ये पावर आप सीधे सीधे जो है किसको नहीं दें, इलेक्शन कमीशन को दें, नहीं दें। तो इसी को लेकर के आप देखोगे पूरा का पूरा जो है लोग जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर नहीं देना चाहिए। अब देखिए एक तो ये वाला मुद्दा है, इसके अलावा आप देखोगे जस्टिस चंचूड़ के द्वारा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है उठाई गई है। यहां पर जस्टिस चंचूड़ का ये कहना है कि मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना, और लोकसभा के चुनाव के साथ मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का या फिर असम का या फिर किसी भी स्टेट का जो है चुनाव नहीं हो सकता, हम आगे चल करके उसको कराएंगे। तो ये किसी आधार पर होना चाहिए। जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ कुछ स्टेट को आप छांट रहे हैं, उनका इलेक्शन उसके साथ नहीं होगा, तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। और रीजन क्या हो सकता है, या तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर आप लोकसभा के साथ उसका चुनाव नहीं करवा रहे हैं, या फिर आप नेशनल सिक्योरिटी, जैसे ऐसा कोई स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है
या फिर नक्सल प्रभावित कोई स्टेट है जहां पर ज्यादा आपको क्या है, सुरक्षा की चिंता है, तो आप चाह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है क्या किया जाए, उसका इलेक्शन कराया जाए अकेले, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर ले जाकर के शांतिपूर्वक क्या किया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। अगर ऐसी आपकी मंशा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप जानबूझ करके उस स्टेट के इलेक्शन को रोक रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो चंचूड़ जी का ये कहना है, एक्स सीजीआई का, कि अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन को आप ये पावर दे रहे हैं कि वो राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकता है कि इस स्टेट का इलेक्शन जो है लोकसभा के इलेक्शन के साथ ना हो बल्कि आगे हो, तो यहां पर उसके पीछे कोई बेस रीजन होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। और वो रीजन क्या हो सकता है, या तो टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर या फिर टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। तो यहां पर इस तरह के सुझाव जो है यहां पर फॉर्मर सीजीआई ने दिए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको लेकर के सारी की सारी बातें हो रही हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा उठाया है, जैसे आप देखोगे रिमेनिंग पीरियड, हमने क्या देखा कि मान लीजिए हमें 2029 में मान लीजिए इलेक्शन होगा, है ना, तो यहां पर हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेट हो जिनका जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 2028 दिसंबर में खत्म हो रहा हो, या फिर मान लीजिए 29 में, अगर जून में इलेक्शन होने वाले हैं तो जनवरी में खत्म हो रहा हो। तो या तो अगर जनवरी में खत्म हो रहा है, अगर मान लीजिए विधानसभा का चुनाव, तो क्या उसके चुनाव को टाल दिया जाएगा, उसको सीधे उसको एक साथ चुनाव कराने के लिए जो है क्या वेट किया जाएगा, तो वहां 3 महीने सरकार किसकी रहेगी, 4 महीने सरकार किसकी रहेगी। अब इसको लेकर के भी आप देखोगे कुछ बातें यहां पर फॉर्मर सीजीआई ने कही है। तो क्या जा रहा है, मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है, तो मान लीजिए 29 में मान लीजिए इलेक्शन होने वाला है और किसी की सरकार 2027 में गिर जाती है, 28 में गिर जाती है, तो क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए फिर वहां पर इलेक्शन होगा और जो सरकार बनेगी वो रिमेनिंग पीरियड के लिए चलेगी, मतलब 1.5 साल, 6 महीने या 3 महीने। अब इसको लेकर के भी यहां पर उनका ये कहना है कि देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना कि क्या कहते हैं रिमेनिंग पीरियड, तो आखिर आप देखोगे कि इसका जो पर्पस ही है वो फेल हो जाएगा। हमारा पर्पस था क्या, एक साथ चुनाव कराना, लेकिन अगर मान लीजिए 3 महीने के लिए अगर आप चुनाव कराओगे, 3 महीने के लिए कोई सरकार बनेगी, तो ये भी तो जनादेश का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी आप देखोगे चंचूड़ ने जो है साफ किया है कि जो रिमेनिंग पीरियड वर्ड है उसको आपको सही तरीके से क्या करना है, डिफाइन करने की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 29 में मान लीजिए जून में चुनाव होने वाले हैं, है ना, जून में चुनाव होने वाले हैं, और जनवरी में किसी की सरकार गिर जाती है किसी स्टेट में, तो इस अभी जो नियम बनाए जा रहे हैं उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन को यहां पर चुनाव कराना होगा और जनवरी से जून तक के लिए एक सरकार चुन करके वहां पर देनी होगी। तो आप रिमेनिंग पीरियड को जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, है ना, तब तक जो है इस तरह के अगर आप नियम बनाएंगे तो फिर आगे चल करके आपको ही दिक्कत होने वाली है। तो रिमेनिंग पीरियड को भी डिफाइन करने को लेकर के चंचूड़ साहब ने कहा है कि आप जब कानून बनाएंगे तो कब किसी विधानसभा का सत्र खत्म होता है, मतलब कार्यकाल खत्म होगा, कब वहां पर चुनाव होगा, अगर कितना समय बचेगा तो आप चुनाव नहीं कराएंगे और एक साथ चुनाव होगा लोकसभा के साथ, इन सभी चीजों को आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो उन्होंने कहा है कि रिमेनिंग पीरियड को कम से कम आप वहां पर क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो इस तरह से आप देखोगे जो साइमल्टेनियस इलेक्शन में जो भी अड़चने हैं उस पर आप देखोगे समिति चर्चा कर रही है, और एक्स सीजीआई ने जो मुद्दे उठाए हैं वो भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट था। ऐसे ही अगर कोई भी अपडेट, साइमल्टेनियस इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनौतियों पर हमेशा बात होती रहेगी, और वो एज ए स्टूडेंट हमें जानने की क्या है, आवश्यकता है। कभी भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर आप इन चुनौतियों को क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।